साथियों, तो आज मैं साहिबा विक आपके सामने प्रस्तुत हूँ लेकर अपनी थ्योरी क्लास। बेटा आशा करती हूँ आप सब भी सही होंगे और तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आज है थ्योरी क्लास नंबर 15 दैट इज़ ऑन एज एंड सेंचुरीज। So we are talking today about the neoclassical age. बेटा आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about the neoclassical age. So neoclassical age on a broader view, अगर हम इसको broader view पे देखें तो 1660 से कहाँ तक चलता है? 1660 से ये व्यू 1798 तक, और 1700 से अगर हम देखें 1798 तक, दैट इज अ नैरो व्यू। ठीक है, अब हमें जब ये 1798 तक का पीरियड है तो ये कौन सी सेंचुरी कंसीडर होगी? 18th सेंचुरी। एंड 18th सेंचुरी को क्या कहा गया? इट इज द सेंचुरी ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये प्रोज और रीजन की एज कहा गया है बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। किसके द्वारा? बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। नाउ in the introduction I want to tell you that also called, this age is also called the age of reason, the age of Pope, the age of Augustine and the age of Johnson। क्यों इतने सारे नाम हैं इस एज के? देखिए, इसका जो ब्रॉडर व्यू है दैट इज 1600 से जो शुरू हो रहा है, 1660 से 1660 से 1798 तक, उसमें कैसे डिवाइडेड हैं ये सारी एजेस। सो 1660 से 1700 तक एज ऑफ रीजन है, दैट इज रेस्टोरेशन एज। ठीक है, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? रेस्टोरेशन एज। अब आती है पोप, यानी कि एज ऑफ पोप, जिसको क्या कहते हैं? अगस्तन एज। ठीक है, अब एज ऑफ पोप को अगस्तन एज कहा है बाय गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ ने कहा है एज ऑफ पोप को क्या? अगस्तन एज। सो एज ऑफ पोप इज कॉल्ड, ठीक है, एज ऑफ पोप इज कॉल्ड क्या? कॉल्ड अगस्तन एज बाय गोल्डस्मिथ, गोल्डस्मिथ के द्वारा। ठीक है, क्यों ऐसा कहा? बिकॉज जो इन्फ्लुएंस था एज ऑफ पोप पे वो किसका था? रोमन कल्चर का। और रोमन कल्चर में अगस्तस नाम के एक किंग थे, तो उनके नेम पे इस एज का नाम रख दिया गया एज ऑफ अगस्तन। नेक्स्ट आती है एज ऑफ जॉनसन। अब जो एज ऑफ जॉनसन है दैट इज फ्रॉम 1745 टू 1798 तक। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलोड द रिनेसा एंड पुरिटन टर्बुलेंस, यानी कि जो नियो क्लासिकल एज है उसने किसको फॉलो किया? जैसे हम कहते हैं ना कि मैं इस एक्टर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं उस एक्टर को फॉलो कर रहा हूँ, तो उसने किसको फॉलो किया? उसने फॉलो किया, पहले रिनेसा आई, फिर पुरितन आई, और उसके बाद उसने फॉलो किया इन दोनों एज को, एंड आई नियो क्लासिकल एज। ठीक है, अब बात करते हैं एम्फेसिस की। और इस एज में जो एम्फेसिस था वो किस पे था? ऑर्डर पे, रीजन पे, लॉजिक पे, डेकोरम पे एंड क्लासिकल इमिटेशन पे। अब ऑर्डर क्या होता है बेटा? ऑर्डर है कि लिटरेचर के अंदर जो सब चीजें हैं वो एक सीक्वेंस से हैं, उसको कहा जाता है ऑर्डर। ठीक है, सो सब चीजें सीक्वेंस से अरेंज करना इज कॉल्ड ऑर्डर। सो फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर एंड रूल्स, यानी कि सब चीज़ें लिटरेचर में स्ट्रक्चर और रूल्स के अकॉर्डिंग है। सो ऑर्डर मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड रूल्स, सब चीज़ें स्ट्रक्चर और रूल्स के हिसाब से हैं। उसके बाद रेशनल थॉट्स,
यानी कि रीजन मतलब क्या होता है बेटा, रैशनल, रीजन होता है रैशनल थॉट्स। लॉजिक, लॉजिक क्या था, इस समय लॉजिक चल रहा था राइटर्स का। लॉजिक यानी कि क्लैरिटी, क्लैरिटी थी उनके वर्क्स में। एंड क्लासिकल इमिटेशन, डेकोरम था, दैट इज डिसिप्लिन था। एंड क्लासिकल इमिटेशन का मतलब है ग्रीक एंड रोमन, ग्रीक एंड रोमन कल्चर को क्या करना, ग्रीक एंड रोमन कल्चर को फॉलो करना बाय द राइटर्स। नाउ नोट, सम क्रिटिक्स पुट रेस्टोरेशन एज अंडर द न्यू क्लासिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉडर व्यू जो था उसके अंदर, ब्रॉडर व्यू में रेस्टोरेशन जो एज है वो किसके अंडर आ जाएगी, द रेस्टोरेशन एज कम्स अंडर द न्यू क्लासिकल एज, एंड दैट इज इन ब्रॉडर सेंस, ठीक है। और वो एक ब्रॉडर सेंस की बात हो रही है, दैट इज इन द ब्रॉडर सेंस। एंड इन द नैरो सेंस, अगर नैरो सेंस में देखें, अगर इसके अंदर हम रेस्टोरेशन एज ना इंक्लूड करें तो टाइम पीरियड रहेगा 1700 से 1700 टू 1798 तक का। डिविजन्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज, अब क्या क्या मेजर डिविजन्स थी किसमें, न्यू क्लासिकल एज में। सबसे पहले तो ये एज डिवाइडेड है 1660 से 1700 तक, किसमें, इन द रेस्टोरेशन एज, दैट इज द एज ऑफ रीजन। अब इस एज में क्या क्या था, इस एज को एक तो कहते हैं एज ऑफ ड्राइडन, बिकॉज एज ऑफ ड्राइडन क्यों कहते हैं, बिकॉज इस एज में ड्राइडन जो थे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ दिस एज। ड्राइडन इस एज के ग्रेटेस्ट ऑथर थे, इसलिए इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। एंड इस एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। क्या फेमस हुई थी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स है क्या, वो है जो सैटिराइजेस करती है, दैट सैटिराइजेस द मैनर्स, मैनर्स को सैटिराइज करती है, फैशन को, द मैनर्स, फैशन ऑफ द अपर क्लास। सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो कि कोई ना कोई व्यंग्य मारती है, कोई ना कोई सटायर के थ्रू किस पे क्या कहते हैं, हंसी क्रिएट करती है, फैशन पे और मैनर्स पे अपर क्लास सोसाइटी के। सो दैट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ड्राइडन की पोइट्री बहुत फेमस थी इस टाइम पीरियड पर। अब आते हैं अगस्तन एज पे। अगस्तन एज दैट इज फ्रॉम 1700 टू 1745। सो अगस्तन एज का टाइम पीरियड था 1700 से 1745 तक। दैट इज द एज ऑफ पोप, इसको क्या कहते हैं, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, स्विफ्ट, एडिसन एंड स्टील। सो एज ऑफ जॉनसन, अब एज ऑफ जॉनसन कौन सी थी, 1745 से 1798 तक। 1745 से 1798 तक इज कॉल्ड एज ऑफ जॉनसन। और इस समय गोल्डस्मिथ बहुत फेमस हुए एंड बुर्क वॉज ऑल्सो द फेमस ऑथर ऑफ दिस टाइम। दिस इज ऑल, ये मेजर डिवीजन थी इस टाइम पीरियड की। बेसिकली इस टाइम पीरियड में शुरुआती टाइम में 1700 तक कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई, ड्राइडन की पोएट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई, सटायर बहुत पॉपुलराइज हुए। उसके बाद अगस्तन एज में अलेक्जेंडर पोप के वर्क बहुत ज़्यादा हाईलाइट थे एंड एज ऑफ जॉनसन में गोल्डस्मिथ और जॉनसन के वर्क काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज थे। अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस एज के पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसने बेसिकली इस एज को जो है आने के लिए एक मतलब सपोर्ट दिया। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था पहला, इट बिगिंस विद द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड। जो ये एज है ये कब आई,
जब चार्ल्स सेकंड बैठा गद्दी पे, यानी कि रेस्टोरेशन हुआ थ्रोन पे, गद्दी पे रेस्टोरेशन हुआ किसका, चार्ल्स सेकंड का, इन 1660। राइज ऑफ साइंस, साइंस जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, तरक्की कर रही थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा साइंस की इनोवेशंस हो रही थी। जैसे कि न्यूटन, इसाक न्यूटन ने फिजिक्स की फील्ड में काफ़ी कुछ दिया। एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई इस टाइम पीरियड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में। देन कम सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दैट केम आफ्टर द सिविल वॉर। अब क्या था, सोशल और पॉलिटिकल दोनों जो थी स्टेबिलिटी वो आ गई थी आफ्टर द सिविल वॉर। सो सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वॉज देयर आफ्टर द सिविल वॉर। क्यों स्टेबिलिटी आ गई थी, बिकॉज देयर वॉज द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, रिस्टोरेशन हो गई थी मोनार्की की, किसके थ्रोन पे बैठने से, चार्ल्स सेकंड के थ्रोन पे बैठने से। The enlightenment ideas that were dominated during this period, कौन कौन से enlightenment के ideas थे बेटा, reason over emotion, scientific spirit, reasons को महत्व दिया जा रहा था, किससे ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा। सो रीजंस ओवर इमोशंस, ठीक है, साइंटिफिक स्पिरिट को बढ़ावा दिया जा रहा था। एंड्स विद द राइज ऑफ रोमांटिसिज्म। अब ये जो एज है ये खत्म कहाँ पे हुई, ये खत्म हुई जब राइज हुआ, किसका राइज हुआ, रोमांटिसिज्म का राइज हुआ, यानी कि 1798 में एंड हो जाती है, क्या एंड हो जाती है, ये एज एंड हो जाती है। एंड राइज किसका होता है, रोमांटिसिज्म का, यानी रोमांटिसिज्म स्टार्ट्स इन 1798 में रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है। और उसके चीफ कौन है, रोमांटिक एज के चीफ कहा जाता है वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ इज द चीफ ऑफ द रोमांटिक एज। एंड वहीं से 1798 में कौन सा वर्क आया सबसे पहले, लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स जो है 1798 में आया और वहीं से शुरुआत हो गई रोमांटिक एज की। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ कॉमन लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज। अब इस एज में क्या लिटरेचर के करेक्टरिस्टिक्स थे जो शो हो रहे थे, एम्फसिस ऑन रीजन ओवर इमोशंस, यानी कि रीजन को वैल्यू दी जा रही थी कि हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई लॉजिक है, और जो लोगों के इमोशंस थे, सेंटिमेंट्स थे, उनकी वैल्यू नहीं की जा रही थी। ह्यूमन की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। सो क्लासिकल आइडल्स यानी क्लासिकल एज की कौन कौन सी क्वालिटीज थी जो उस समय चल रही थी, दैट इज बैलेंस, यानी बैलेंस बनाना, सामंजस्य बिठाना, और हार्मनी मतलब कॉन्कोर्ड बिटवीन द थिंग्स, मतलब चीज़ों के बीच में बैलेंस करना, सामंजस्य बिठाना। ऑर्डर यानी सीक्वेंस में चीज़ों को लिखना। और डेकोरम, व्हाट डू यू मीन बाय द डेकोरम, डेकोरम मीन्स ऑर्नेट करना लैंग्वेज को, डेकोरम मीन्स ऑर्नेट द लैंग्वेज, ऑर्नेट लैंग्वेज। नाउ देयर वाज अ राइज ऑफ सटायर, एसेस एंड जर्नलिज्म। एक राइज था, किसमें राइज हो गया था, सटायर में, व्यंग्यात्मक शैली में राइज हो गया था। एसेज, प्रोज लिखे जा रहे थे, एसेज लिखे जा रहे थे। और जो जर्नलिज्म था वो इट वॉज टू इन्फॉर्म, जर्नलिज्म का राइज हो रहा था, क्यों, इट वॉज टू इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन,
अर्बन एंड सोशल थीम्स ओवर द इंडिविजुअलिज्म, यानी कि अर्बन और सोशल थीम्स ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे इंडिविजुअल प्रायोरिटी से ज्यादा। अर्बन क्या था, अर्बन लाइफ क्या थी, दैट इज द लाइफ, द फैशनेबल सिटी लाइफ। एंड सोशल थीम्स क्या थे उस समय, दैट इज सोशल थीम्स वर देयर मैनर्स, यानी सोसाइटी के जो मैनर्स थे वो सोशल थीम्स थे। यूज ऑफ हीरोइक कपलेट इन द पोएट्री। अब ये हीरोइक कपलेट था, ये चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था बेटा, और इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चौसर। चौसर वॉज द फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, एंड द हीरोइक कपलेट क्या है, इट इज द 2 लाइन स्टेंजा। ये एक 2 लाइन का स्टेंजा होता है विच इज इन द आयम्बिक पेंटामीटर, जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सो हीरोइक कपलेट, कपलेट से हमें पता चल रहा है कपलेट मीन्स 2, सो इट इज अ 2 लाइन स्टेंजा। हीरोइक कपलेट इज अ 2 लाइन स्टेंजा। सो इस समय बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, किसका यूज हो रहा था बेटा, हीरोइक कपलेट का। लिटरेचर एज मॉरल एंड सोशल इंस्ट्रक्शन, जो लिटरेचर थी उसको यूज किया जा रहा था मॉरल एंड सोशल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। सो क्या मॉरल और सोशल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज हो रहा था लिटरेचर का, क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी लिटरेचर को लेके, मॉरल इंस्ट्रक्शंस थी, दैट इज ऑन ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। सोशल इंस्ट्रक्शंस क्या थी, दैट इज ऑन सोसाइटी नॉर्म्स, ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना मॉरल था ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर। एंड कॉफी हाउस कल्चर क्या था, कॉफी हाउस कल्चर था बेटा 1 penny 1 कॉफी, ठीक है, 1 penny 1 कॉफी, 1 penny 1 कॉफी। एंड कॉफी पे बैठ के क्या करना, डिबेट करना, डिस्कशन करना थिंग्स, लिटरेरी और पॉलिटिकल वर्क्स पे। डिफरेंसेस इन ईच सब एज ऑफ नियो क्लासिकल एज। सो डिफरेंसेस क्या थे सब एजेस में। सो सबसे पहले एज कौन सी कंसीडर की जाती है, रेस्टोरेशन एज, जो सबसे पहले 1660 में आती है। तो डोमिनेटेड बाय ड्रामा, ये एज जो है उसमें ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। सो इट इज़ डोमिनेटेड बाय द ड्रामाज एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, हीरोइक ट्रेजेडीज। कॉमेडी ऑफ मैनर्स मैंने जैसे कि आपको क्या बताया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, ये सटायर होता है, इट satirizes the fashion or behavior of city life, फैशन ऑफ बिहेवियर ऑफ सिटी लाइफ पीपल। सो मतलब मजाक उड़ाना या एक तरीके से व्यंग्य करना किस पे, फैशन पे, बिहेवियर पे, किसके बिहेवियर पे, अर्बन पीपल के, सिटी लाइफ के पीपल पे कोई ना कोई व्यंग्य करना, कोई ना कोई ऐसी हंसी मजाक की बात बोल देना। तो इट वाज द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और हीरोइक ट्रेजेडीज बहुत चल रही थी, यानी कि जो हीरोइक डीड्स थी, हीरोइक डीड्स पे जो हीरोइक डीड्स प्लस उसमें ट्रेजेडी, सो कॉम्बिनेशन ऑफ हीरोइज्म प्लस ट्रेजेडी मेक्स द हीरोइक ट्रेजेडी। तो हीरोइक ट्रेजेडी बहुत चल रही थी। थीम्स क्या थे इस समय, थीम्स लिखने में क्या क्या यूज हो रहे थे, एक तो विट यानी विजडम का यूज हो रहा था, थॉटफुलनेस का यूज हो रहा था, सेक्सुअल इंट्रिग्यू,
अपोजिट सेक्स जो थे, जैसे फीमेल और मेल, एक दूसरे के इंटरव्यू कर रहे थे यानी जासूसी कर रहे थे, ठीक है। कोर्ट लाइफ, कोर्ट लाइफ यानी कि जो किंग की, जो रॉयल पीपल की, एरिस्टोक्रेटिक पीपल की लाइफ है, उस पे वो एक थीम्स बन गए थे राइटर्स को लिखने के लिए। मतलब राइटर्स को क्या टॉपिक मिलता था, कोर्ट लाइफ, लेविश लाइफ, और जो कैवेलियर पोएट्स हैं उनके ऊपर, मतलब तो ये सब टॉपिक्स बन गए थे। और उसमें ही एक टॉपिक था ये जासूसी करना और मतलब आपस में एक दूसरे पे शक करना। की राइटर्स कौन कौन थे इस टाइम पीरियड के, जॉन ड्राइडन, विलियम कनग्रीव एंड आफ्रा बहन। आफ्रा बहन वॉज ऑल्सो मतलब ये भी मतलब एक टाइप की जासूस थी उस समय, किसकी, रॉयल किसी मतलब रॉयल किंग के कोर्ट में ये भी जासूस थी आफ्रा बहन। बाद में ये राइटर बन गई। ऑगस्टन एज, अब ऑगस्टन एज कंसीडर करते हैं 1700 से 1700 से 1745 तक। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ सटायर। इस एज को क्या कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। किसकी, व्यंग्य की। ये मेन एज जो है फोकस करती थी, इसके जो सारे वर्क्स थे वो ज्यादातर क्या थे, सटायर, व्यंग्य, ठीक है। फोकस इज ऑन पोएट्री एंड प्रोज। ड्रामा का चैप्टर पिछली एज में था। पिछली एज में क्या फोकस किया जा रहा था, रेस्टोरेशन एज में ड्रामा ड्रामा ड्रामा। और इस एज में क्या फोकस किया जा रहा था, फोकस वाज ऑन पोएट्री एंड प्रोज। पोएट्री पे और एसेस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा था। एम्फेसिस हो रहा था, किस पे एम्फेसिस हो रहा था, पॉलिटिकल सटायर पे और जर्नलिज्म पे। जर्नलिज्म पे क्यों हो रहा था, क्योंकि जर्नलिज्म हेल्प कर रहा था एजुकेट करने में, पीपल को इन्फॉर्म करने में, एंड पीरियोडिकल्स पे। की राइटर्स, अब अगस्टन एज में कौन कौन से की राइटर्स थे, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, एडिसन एंड स्टीले। दैट इज एज ऑफ जॉनसन। अब आई है एज ऑफ जॉनसन, दैट इज फ्रॉम 1745 टू 1798। अब हो रहा था ट्रांजिशन। क्या ट्रांजिशन हो रहा था, ट्रांजिशन टुवर्ड्स द सेंटिमेंटलिज्म। ट्रांजिशन किसकी तरफ जा रहे थे हम, सेंटिमेंटलिज्म की तरफ जा रहे थे, यानी कि इमोशनल चीजों को लिखने में इंटरेस्टेड हो रहे थे। वी वर गोइंग टुवर्ड्स द इमोशंस। पहले क्या था, पिछली एज में राइटर्स जो थे वो रीजन, लॉजिक, साइंटिफिक अप्रोच, इनको एम्फेसिस कर रहे थे। बट नाउ देयर वाज अ ट्रांजिशन। अब एक ट्रांजिशन था, यानी कि इमोशंस को फोकस किया जा रहा था ओवर द रीजन। किससे ऊपर रखा जा रहा था, रीजन, लॉजिक, इन सब से ऊपर रखा जा रहा था इमोशंस को वाइल राइटिंग थिंग्स। प्रोज हो गए, जो भी चीजें लिखी जा रही थी, नॉवेल्स वगैरह, उन सब में इमोशंस थे। प्री रोमांटिसिज्म, और शुरुआत हो गई थी प्री रोमांटिसिज्म की। राइज ऑफ नॉवल राइटिंग, अब राइज हो रही थी नॉवल राइटिंग। तो इस एज का एक की फीचर मान सकते हैं नॉवल राइटिंग का। नॉवल राइटिंग का एकदम से राइज होना या उभर के आना, कह सकते हैं कि इस जॉनसन की एज में की फीचर है नॉवल राइटिंग। कौन कौन से चार हैं, ऐसे चार लोग हैं जिन्हें क्या कहते हैं, इंग्लिश फोर व्हील्स, चार पहिए कहे जाते हैं जिनको फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। कौन कौन से हैं, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्टर्न और स्मॉलेट। ग्रोथ ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेचर की जो क्रिटिसिज्म थी उसकी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। यानी कि अब इस पीरियड में अगर हम ध्यान रखें तो एक तो नॉवल राइटिंग नई इंट्रोड्यूस हुई थी, और एक क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा उभर के आया इस टाइम पीरियड पे। सो क्रिटिसिज्म क्या होता है बेटा, इवेल्युएशन। इस टाइम पीरियड से क्या स्टार्ट हो गया, इवेल्युएशन स्टार्ट हो गई और जजमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है, ऑफ लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स को अब क्या किया जा रहा था, जज किया जा रहा था
और इवेल्युएट किया जा रहा था। एंड डिक्शनरी मेकिंग, और डिक्शनरी किसके द्वारा बनाई जा रही थी? डिक्शनरी फॉर्म की जा रही थी बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन इज द पर्सन जिन्होंने डिक्शनरी लिखी है, इंग्लिश डिक्शनरी। कब लिखी है? इन 1755 इंग्लिश डिक्शनरी इन्होंने लिखी है। सो डिक्शनरी मेकिंग का काम इस एज में हुआ है। अब आते हैं क्या कहते हैं इस पूरे निचोड़ पे कि जो ये तीनों हमने एज की, उसमें मेन क्या कहते हैं शॉर्ट नोट अगर हम निकालें इन तीनों एजेस में से, तो क्या शॉर्ट में हम दिमाग में रख सकते हैं? शॉर्ट में सबसे पहले रेस्टोरेशन एज, ठीक है। रेस्टोरेशन एज में क्या दिमाग में आता है हमारे? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स हाईलाइटेड थी इस एज में, ठीक है। और हीरोइक कपलेट्स, ठीक है। हीरोइक कपलेट्स ये किसमें था? रेस्टोरेशन एज में, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? सेकंड कौन सी थी अगली? नेक्स्ट एज ऑफ पोप। अब एज ऑफ पोप में क्या था? एज ऑफ पोप में अगर हम मेन कंसीडर करें, मैं तीनों का निचोड़ निकाल के दे रही हूँ। सबसे पहले रेस्टोरेशन एज में अगर पूछा जाए तो क्या क्या चीजें हाईलाइटेड थी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स और हीरोइक कपलेट्स ये इंट्रोड्यूस हुए। और एज ऑफ पोप में प्रोज ज्यादा चले, पैम्पलेट ज्यादा फेमस हुए, और सेटायर। और तीसरा जॉनसन की एज, जिसमें क्या हुआ? डिक्शनरी एक तो बनी, दूसरा नॉवल अभी मैंने बताया था, 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल, नॉवेल्स फेमस हुए, और क्रिटिसिज्म उभर के आया। इवेल्युएशन होने लगा लिटरेरी डिवाइसेस का, लिटरेरी वर्क्स का। अब आते हैं मेजर ऑथर्स और उनके क्या क्या वर्क्स थे। सो मेजर ऑथर्स कौन कौन से रहे इस टाइम पीरियड में? मेजर ऑथर्स, पहला जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जिनका फेमस वर्क था एप्सिलम एंड एकिटोफल, एंड ये एप्सिलम एंड एकिटोफल इनका बहुत ही फेमस वर्क हुआ है। नेक्स्ट वर्क था मैकफ्लेक्नो। मैकफ्लेक्नो इज द फेमस वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन। आगे आते हैं एलेक्जेंडर पोप पे, जिनका फेमस वर्क था द रेप ऑफ लॉक एंड द डंसियार्ड। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट भी एक ऑथर थे इस टाइम पीरियड में, जिनका वर्क था गुलिवर्स टेल्स, गुलिवर्स टेल्स एंड अ मॉडेस्ट प्रपोजल। देन जे एडिसन एंड आर स्टील, इनका कंबाइंड वर्क था दैट इज स्पेक्टेटर एसेज। उसके बाद सैमुअल जॉनसन दैट हु रोट अ इंग्लिश डिक्शनरी, मैंने आपको बताया था इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी इन 1755, और उन्होंने लिव्स ऑफ द लिव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स भी लिखी थी, जो कि क्या थी? बायोग्राफी थी अबाउट द इंग्लिश पोएट्स। जो भी इंग्लिश के पोएट्स थे, ऑथर्स थे, उनके ऊपर ये क्या थी? बायोग्राफी भी लिखी थी। सो सैमुअल जॉनसन रोट अ बायोग्राफी ऑन इंग्लिश पोएट्स, ऑथर्स। उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने फेमस वर्क था द विकर ऑफ वेकफील्ड, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। देन एडमंड ब्रोकी, that is reflections on the revolution in France. लैंग्वेज का डोमिनेंस, इस समय कौन सी लैंग्वेज ज्यादा प्रचलित हुई? सो इट वाज इंग्लिश प्रोज बिकेम पॉलिश्ड एंड प्रिसाइज। जो इंग्लिश के एसेज थे वो क्या हो गए थे? लिखे तो जा रहे थे एसेज, बट बहुत ही पॉलिश्ड वे में, यानी बहुत ही रिफाइंड वे में लिखे जा रहे थे, बहुत प्रॉपर वे में लिखे जा रहे थे, एंड प्रिसाइज यानी बहुत ज्यादा ब्रीफ कर दिए गए थे। पोएट्री जो थी सटायरिकल हो गई थी,
डायडेक्टिक हो गई थी, और ओकेजनल, ओकेजन जैसे मैरिज का ओकेजन, डेथ का ओकेजन, मतलब हर ओकेजन पे लिखी जा रही थी पोएट्री। ड्रामा, ड्रामा वर इन द हीरोइक कपलेट्स, यानी कि टू लाइन स्टेंजा, टू लाइन स्टेंजा यानी फादर ऑफ हीरोइक कपलेट किसको कहा जाता है? चौसर को। चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ हीरोइक कपलेट। विटी डायलॉग्स, विटी मतलब द डायलॉग्स वर फुल ऑफ विजडम एंड थॉट्स, बहुत थॉटफुल डायलॉग्स डिलीवर हो रहे थे। पॉलिश्ड रिपार्टीज, पॉलिश्ड रिपार्टीज का क्या मतलब है? यानी कि क्विक आंसर्स। पॉलिश्ड रिपार्टीज जैसे कि सवाल का एकदम तुरंत जवाब देना। सो देयर वर पॉलिश्ड रिपार्टीज, यानी कि क्विक आंसर्स दिए जा रहे थे हर प्रॉब्लम के, हर क्वेश्चन के। फॉर्मल एंड स्टैंडर्डाइज्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल मॉडल्स। सो it was standardized and influenced by the classical models, यानी कि इस एज में जो लैंग्वेज थी वो कहीं ना कहीं क्लासिकल लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड थी। क्लासिकल लैंग्वेज यानी ग्रीक और रोमन की जो लैंग्वेज थी, जो मॉडल्स थे, उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी। सो क्लासिकल मतलब रोमन एंड ग्रीक। नाउ what was the literary significance? अब लिटरेचर ने क्या छाप छोड़ी, क्या सिग्निफिकेंस छोड़ी? established, उसने स्टैब्लिश करके छोड़ा क्या? इंग्लिश प्रोज स्टाइल। सो इंग्लिश प्रोज स्टाइल डेवलप्ड किया। हमने पढ़ा था ना जॉन ड्राइडन के बारे में, दैट ही गेव द स्टाइल टू द मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। सो जॉन ड्राइडन गेव स्टाइल, उन्होंने स्टाइल दिया था टू मॉडर्न इंग्लिश प्रोज को। सो देयर वॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज स्टाइल। क्लैरिटी थी, किसमें क्लैरिटी थी? प्रोज जो थे क्लैरिटी के साथ लिखे जा रहे थे, प्रिसिशन के साथ लिखे जा रहे थे, एंड बैलेंस के साथ। डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल्स, अब इस टाइम पीरियड में मैंने अभी बताया नॉवेल्स के 4 व्हील्स थे, चारों के नाम अभी अभी डिस्कस किए हमने। सो डेवलपमेंट हो रही थी नॉवेल्स की, सटायर की, एंड पीरियोडिकल एसेस की। देयर वाज रिफाइंड पोएटिक डिक्शन, जो पोएट्री थी उसकी जो डिक्शन यानी लैंग्वेज थी पोएट्री की, बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गई थी, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा पॉलिश्ड लैंग्वेज थी, पॉलिश्ड हो गई थी लैंग्वेज किसकी? पोएट्री की। एंड लेड फाउंडेशन फॉर जर्नलिज्म, और इस एज ने एक फाउंडेशन रख दी जर्नलिज्म के लिए। जर्नलिज्म क्या करता था? जर्नलिज्म वाज डेवलप्ड टू इन्फॉर्म पीपल, पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए जर्नलिज्म का जन्म हुआ था, और इस एज ने उसकी नींव रख दी थी। ठीक है, एंड दिस एज बिकेम अ, ये एज मॉडर्न क्रिटिसिज्म के लिए एक बेंचमार्क बना। ब्रिज्ड रिनेसा आइडल्स, दैट इज रोमांटिक आइडल्स। सो अब ये किस किस के बीच में ब्रिज का काम कर रहा था? रेनेसा के बीच में और रोमांटिक आइडल्स के बीच में। सो दिस एज, न्यू क्लासिकल एज बिकेम अ, क्या कहते हैं, ब्रिज। न्यू क्लासिकल जो एज थी, न्यू क्लासिकल एज बिकेम अ ब्रिज बिटवीन द रेनेसा एज एंड रोमांटिक। अभी आने वाली एज क्या थी? रोमांटिक एज के बीच में ये ब्रिज बन गई। ठीक है, सो ब्रिज्ड, दिस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, दैट इज नियो क्लासिकल एज। अब ये कंक्लूजन है सारी एजेस का, और सब चीजों का कंक्लूजन बता रही हूँ। ये जो नियो क्लासिकल एज है, it is basically called the age of reason, age of satire, age of prose, and age of criticism.
नियो क्लासिकल एज को रीजन की एज भी कहा जाता है, सटायर की भी, प्रोज की भी, और एज ऑफ क्रिटिसिज्म भी। इट इज मार्क्ड बाय रैशनलिज्म, मोरालिटी, विट, क्लासिकल इमिटेशन। क्यों क्लासिकल इमिटेशन था? क्योंकि इस एज का नाम था नियो क्लासिसिज्म। तो यानी कुछ ऐड किया गया था न्यू। न्यू किस में ऐड किया गया था? पुराने क्लासिकल नॉलेज में। सो इसीलिए ये क्लासिकल का इमिटेशन कहा जाता है, क्योंकि क्लासिकल में कुछ न्यू ऐड करके उसको बनाया जाता है नियो क्लासिसिज्म। सो प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द रोमांटिक मोमेंट। अब आने वाली एज थी रोमांटिक एज, जिसके लिए ग्राउंड्स बन चुके थे, जिसके लिए एक बेस तैयार था। कौन सा बेस था? नियो क्लासिकल एज का। यहीं पे समाप्त होती है हमारी नियो क्लासिकल एज। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ज्वाइन मी ऑन A1 इंग्लिश 360 डिग्री। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे पढ़ते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए और डाउनलोड कीजिए हमारी